पुस्तक विमोचन कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी, मंच पे उपस्थित तमाम गण्यमान्य उपस्थित साथियों और विभिन्न माध्यमों से जो इस कार्यक्रम में फिजिकली शिरकत कर रहे हैं या वर्चुअली शिरकत कर रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली मेरे पास इस किताब को लेकर के बहुत कुछ कहने के लिए नहीं है, क्योंकि ये किताब मैंने अभी पढ़ी नहीं है। लेकिन यह किताब जिस तरीके से आज हमारे सामने में आया है, उसके पीछे की सारी कहानी मुझे मालूम है। और ये महज संयोग मान लीजिए कि 2016 में मैं जेल गया था और एक कार्यक्रम के सिलसिले में जब महाराष्ट्र आना हुआ तो निरंजन जी से हमारी मुलाकात हुई थी मंच के पीछे। उस वक्त ये स्टोरी पब्लिश हो चुकी थी और उस स्टोरी को पब्लिश करने के चलते हम लोग लगभग एक जैसी परिस्थिति में ही थे। जहाँ जा रहे हैं कोई पीछा कर रहा है, कहीं कोई पत्थर फेंक रहा है, कहीं कोई स्याही फेंक रहा है। देश भर में अलग अलग इलाके में फर्जी मुकदमे हो रहे हैं। तो इस तरह से निरंजन जी से और इस किताब के बनने की प्रक्रिया से हमारा एक संबंध स्थापित हुआ। किताब हमने अभी नहीं पढ़ी है, लेकिन जब मैं एयरपोर्ट से आ रहा था कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए, तो मैंने पहला सवाल ही निरंजन जी से यही पूछा कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो नहीं होगा। और इन्होंने कहा कि नहीं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होगा। और किताब जब मैंने पलटनी शुरू की, जब हमारे हाथ में आया, तो सबसे शुरू में यही बात लिखी हुई है। अकॉर्डिंग टू द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 सेक्शन 5, a person shall not be guilty of contempt of court for publishing any fair comment on the merit of any case which has been heard and finally decided। मतलब इस किताब को पढ़ने में, खरीदने में, बेचने में कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होगा। ऐसा मुझे लगता है कि बहुत दिनों के बाद हमारे देश में हो रहा है कि हर चीज को कहने से पहले एक डिस्क्लेमर देना पड़ रहा है। मुझे लगता था कि एक कहावत है हमारे यहाँ हिंदी में, मला मराठी येत नहीं, मैं हिंदी में बात कर रहा हूं, कि सांच को आंच क्या। मतलब सच के लिए किसी डिस्क्लेमर की जरूरत नहीं होती है। डिस्क्लेमर दिया जाता है फिक्शन के पहले, सिनेमा के पहले जो है डिस्क्लेमर दिया जाता है कि इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, इसका किसी व्यक्ति और स्थान से मतलब कोई अगर ताल्लुक है तो वो महज संयोग है। सच को कहने से पहले कोई डिस्क्लेमर नहीं दिया जाता था। हमने इस दौर के अंदाज निराले देखे, फैसला कत्ल का कातिल के हवाले देखे, कि सच को कहने के लिए डिस्क्लेमर देना पड़ रहा है। और यह अपने आप में अच्छी बात नहीं है। जब निरंजन जी ने फोन किया कि किताब का विमोचन करना है, तो मैंने कहा कि आजकल भाषण नहीं देता हूं मैं, क्योंकि मुझे डिस्क्लेमर देकर के सच बोलने की आदत नहीं है। तो इन्होंने कहा भाषण नहीं देना है, किताब का विमोचन करना है। हम बोले कि हम लोग जहां खड़ा हो जाएंगे और जब बोलेंगे तो सत्ता पक्ष को वो भाषण ही लगेगा और सत्ता पक्ष की चापलूसी करने वाले लोगों को चापलूसी लगेगी, उनको राजनीति लगेगी। ऐसी परिस्थिति में आज कई तरह के चैलेंज हमारे सामने हैं। पहला, जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है, कि सच बोला जाना चाहिए। दूसरा,
कि सच को कैसे बोला जाना चाहिए, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अब जैसे मेरे पिताजी आ रहे हों तो मैं तो ये नहीं कह सकता कि मेरे मां का पति आ रहा है। कहने का तरीका क्या हो सच का, क्योंकि आजकल किसी भी बात पे भावना भड़क जा रही है। भावना है कि रेत है, थोड़ी सी हवा चली नहीं कि भड़क गई, उड़ गई। तो सच कहने का तरीका क्या हो, और तीसरा, सच कहने वाले जो लोग हैं उनकी सुरक्षा कैसे हो। और मुझे यह चिंता अपने कई साथियों को लेकर के रहती है। आज जिस तरीके से वायलेंस को सेलिब्रेट किया जा रहा है सोसाइटी में, यह देश बुद्ध का है। मैं जब आज तैयार होकर के आ रहा था तो मेरे एक साथी ने मजाक में कहा, क्या जी भगवा पहन लिए हो, मेरे शर्ट को देख करके। मैंने कहा अव्वल तो ये भगवा नहीं है, और दूसरा भगवा तो हमारे तिरंगे झंडे में है। भगवा से थोड़ी दिक्कत है, भाजपा से दिक्कत है। दिक्कत कहां है कि एक चीज को दूसरे चीज का सिनोनिम बना दिया गया है। मतलब देशभक्त होने के लिए आपको भाजपा का सदस्य होना पड़ेगा, तो इसका सीधा सीधा राजनीतिक लाभ होता है। राजनीतिक लाभ कैसे होता है? पेट्रोल 150 रुपए लीटर हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? हमारा इंटरेस्ट इस बात में है कि हम पता लगाना चाहते हैं कि ज्ञान वापी में मंदिर है कि नहीं है। और मैंने जितना धर्म पढ़ा है, मेरा नाम कन्हैया है। कोई आ करके हमसे जो है दार्शनिक बहस कर ले, मैं उससे बहस करने के लिए तैयार हूं। उसको जितना आडंबर करना है वो आडंबर कर ले। मैं एक आम भारतीय की तरह उससे आम सवाल पूछना चाहता हूं, और अपने नाम के अस्तित्व के साथ बताइए, अगर मैं हिंदू धर्म की फिलॉसफी को मानता हूं, अगर आप हिंदू धर्म की फिलॉसफी को समझते हैं, तो बताइए ब्रह्मांड का ऐसा वो कौन सा कण है जो ब्रह्म से नहीं बना हुआ है, जहां ईश्वर नहीं है? तो ज्ञान वापी क्या, हर जगह भगवान है। उस पेट्रोल पंप पर भी भगवान है जहां गरीब की आत्मा कलपती है 150 रुपए लीटर पेट्रोल खरीदने में। उस स्कूल में भी भगवान है जहां आप गरीब को घुसने नहीं देते हैं। उस होटल में भी भगवान है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप खाना नहीं खा सकते हैं। देश में 47 करोड़ लोगों ने जॉब देखना बंद कर दिया कि जॉब तो मिलता नहीं है, उल्टे फ्रस्ट्रेशन होता है। उसके बाद कितना भी कपाल भाती कर लो, टेंशन का इलाज हो ही नहीं रहा है। घर आओ खाने के लिए तो पिताजी कहेंगे कि मुफ्त का रोटी तोड़ रहा है। गाढ़ी कमाई से 15 लाख रुपए में इसको इंजीनियर बनाए, इंजीनियर बन करके घर में बैठा हुआ है। अब इंजीनियर बनने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही है तो शादी नहीं हो रही है। हर साल 14 फरवरी को आई लव यू हो रहा है, मैरिज का डेट ही नहीं निकल रहा है। इस देश के नौजवानों के सामने बुनियादी समस्याएं कुछ और है, उसको उलझा किसी और चीज में दिया है। मैं तो सिंपल कहता हूं साहब, भगवान और भक्त के बीच में ना किसी की जरूरत नहीं होती है। अगर आपको किताब की जरूरत है और आप किताब लेना चाहते हैं तो सीधे दुकान जाइए और किताब लीजिए। बीच में दलाल के चक्कर में पड़िएगा तो नकली किताब बेच देगा। सिंपल सी बात है। और आज जो लोग राजनीति की दुकान चला रहे हैं वो धर्म का नाम सिर्फ इसलिए लेते हैं। और मैं किसी एक धर्म के बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं भारतीय हूं, मेरा नाम कन्हैया है, तो मुझे अपने घर की चिंता है, इसीलिए मैं अपने धर्म के बारे में बात करता हूं। लेकिन दुनिया भर की यही हालत है, दुनिया भर की यही हालत है। एक बच्चा बंदूक उठाया
और अपने स्कूल के ही स्टूडेंट के ऊपर गोलियां चला दी। कोई धर्म इससे अछूता नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये अच्छा है और वो खराब है, बिल्कुल भी नहीं। धर्म इंसान के लिए है। इंसान जब धर्म के लिए हो जाएगा ना, तब समझ लीजिए कि उसके साथ जो है कुछ और होना शुरू हो गया है। और इसका सीधा फायदा क्या है कि देश की बुनियादी समस्याओं पे चर्चा नहीं होगी, सच को कोई देखने का प्रयास नहीं करेगा। और ये जो लोया जी को श्रद्धांजलि देते हुए अपनी बात कहता हूं, ये जो घटनाएं होती हैं ना, इसका एक सीधा मतलब होता है कि सच बोलने वाले जो कम लोग हैं ना, वो भी बोलना बंद कर दें डर से। गौरी लंकेश की हत्या कर देंगे, दूसरा निरंजन टाकले नहीं पैदा होंगे। भारी मूर्ख लोग हैं ये लोग। इन लोगों को शायद स्पार्टाकस का इतिहास नहीं पता है। स्पार्टाकस ने गुलामों की सेना बनाई थी साहब, गुलामों की, और गुलामों की सेना आजादी के लिए लड़ रही थी। पहली लड़ाई हारी गई, लेकिन वह लड़ाई अंततः जीत में तब्दील हुई। देश को आजादी ऐसी ही मिली। मैं इस इलाके के इतिहास से बखूबी परिचित हूं कि इस इलाके के लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। कई स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से इलाका मशहूर है। 1857 में हम हारे, 1922 में सफलता नहीं मिली, सविनय अवज्ञा आंदोलन में सफलता नहीं मिली, 42 के भारत छोड़ो आंदोलन में सफलता नहीं मिली, 47 में देश आजाद हुआ कि नहीं हुआ? आजादी मिली ना। लड़ना छोड़ देते तब? आजादी को टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। किसी ने अगर अपनी जान गंवाई है तो उस जान के प्रति हमारा उत्तरदायित्व है। वो भी वही कर सकते थे ना। भगत सिंह भी जो है बढ़िया अपना कॉलेज में जाते, नौकरी लेते, ड्यूटी बजाते, यस सर गुड मॉर्निंग, तो हमको आजादी नहीं मिलती। मेरी चिंता इस बात की कम है कि सच बोलने वाले लोग कम हो रहे हैं। मेरी चिंता इस बात की कम है कि सच बोलने वाले लोगों को खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि हमने इतिहास पढ़ा है। चाहिएगा तो हम डिग्री भी दिखा देंगे। इतिहास में हम फेल नहीं हुए हैं, बढ़िया मार्क्स, डिस्टिंक्शन मार्क्स है मेरे पास। और इतिहास हमको यही सिखाया है कि सच बोलने वाले लोग नहीं खत्म होते हैं। प्रधानमंत्री बन सके, चाय बेचे कि नहीं बेचे नहीं मालूम, एयर इंडिया बेचते हुए तो देख रहे हैं, और बहुत खराब दाम लिए हैं। औने पौने दाम में देश का पब्लिक सेक्टर बेच दे रहे हैं। सो हे पब्लिक, लोकतंत्र आपका, देश आपका, समाज आपका, आपकी सच्चाई, लड़ना भी आप ही को पड़ेगा। निरंजन जी ने अपना काम कर दिया है, बाकी लोग भी अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। मेरा ये मानना है, क्योंकि ये सवाल मुझे दूसरे लोगों ने भी पूछा कि औरंगाबाद में क्यों विमोचन हो रहा है, दिल्ली और बंबई में क्यों नहीं हो रहा है। हम बोले एक तो वो स्वतंत्र पत्रकार हैं, पत्रकार के साथ आजकल स्वतंत्र अलग से लगाना पड़ता है। ऐसा माना जाता था कि पत्रकार स्वतंत्र ही होते हैं। दूसरा कि बड़े शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती हैं, और सच्चाई जो है वो छोटी छोटी चीजों में छुपी होती है। दिल्ली और बंबई में जो बैठे हुए लोग हैं वो तो ऑलरेडी सेट हो चुके हैं, सेट हो गए हैं। तो औरंगाबाद में अगर हुआ है तो यह गर्व की बात है, यह बड़े गर्व की बात है। लेकिन यह बात फिर यहां रुकनी नहीं चाहिए, यह बात हर जगह पहुंचनी चाहिए। और काफी लंबे दिनों के बाद मैं किसी पब्लिक इवेंट में शिरकत कर रहा हूं। मैं भी अपनी जिम्मेवारी निभाऊंगा, आप भी अपनी जिम्मेवारी निभाइए। यह देश हम सबका है और इस देश की बुनियाद सच्चाई पे टिकी हुई है। इस किताब की तरह ही हम सच को पाक रखेंगे, उसको सुरक्षित रखेंगे और सच्चाई की इस लड़ाई को किसी भी तरीके से झुकने नहीं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और निरंजन जी, आपके साहस को
आपके जज्बे को बहुत सलाम, आपको बहुत बधाई।